हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, तो रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो हमारा रसायन विज्ञान का महासंग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग आज भाग 3 डिस्कस करेंगे। भाग 3 में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज रासायनिक बल गतिकी। इसमें 2 पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा ठोस अवस्था है और दूसरा पार्ट हमारा विलयन। तो जिस भी साथी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये भाग नहीं देखे हैं, इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वहाँ से आप लोग ये जो है ये ठोस अवस्था और विलयन के जो महासंग्राम के भाग 1 और भाग 2 हैं वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो हमारा टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, ताकि सभी साथी जो है इसका फ़ायदा उठा सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हम लोग 2012 इस महासंग्राम में जो साथी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है कि हम लोग 2012 से 2020 तक के प्रश्न हल कर रहे हैं। और रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर के अंदर आपको अथवा मिलेगा इसमें। तो इसलिए इसके जो क्वेश्चन है 2012 से 2020 तक खूब क्वेश्चन निकल जाएंगे। और आप मान के चलें कि इस चैप्टर से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इन्हीं में से ही कोई ना कोई प्रश्न आपका रिपीट होगा। और ये चैप्टर जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस चैप्टर में आपका जो पेपर आएगा 80 से 90% पेपर इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। इस चैप्टर का 80 से 90% पेपर इसी में से ही आएगा। जो हम लोग डिस्कस करेंगे 2012 से 2020 तक के प्रश्न। न्यूमेरिकल की कोई वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नया बन के आ जाए। और रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में, क्योंकि मैंने जैसा पहला बताया आपको अथवा है इसके अंदर, तो हम इसको 2 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला भाग हम 2012 से 2016 तक पढ़ेंगे और फिर हम लोग 2017 से 2020 तक। तो आज जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे 2012 से 2016 तक का पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें फिर बता दूं आपको अथवा आया हुआ है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। तो हम लोग इसको बड़े आराम से, मैं ज़्यादा आपकी बड़ी लंबी क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास जो है वो हमें एक अपने कहें कि ऊब जाते हैं अपने, या अपने कंटिन्यू जो है कैचिंग पावर कम हो जाती है हमारी, कंटिन्यू हम किसी चीज़ को कैच नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। 2012 से 2016 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो एक बार पुनः सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं वो अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल पासिंग लाइन पर स्टैंड कर रहे हैं, बहुत ही कम नंबर बनाने वाले हैं। उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। आपकी क्लास में भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो बिल्कुल बेस लाइन पर खड़े हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम स्टार्ट करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 से हमारा पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि होती है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तब जब ताप बढ़ाया जाता है तो वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि होती है। नामांकित वितरण वक्र की सहायता से समझाइए। तो इसमें जो वितरण वक्र बनेगा वो आपका मैक्सवेल वोल्ट्जमैन आरेख जो है बुक के अंदर, मैक्सवेल वोल्ट्जमैन या वोल्ट्जमान आरेख जो दिया हुआ है, जो आपका अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच ग्राफ है। अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच जो हमारा ग्राफ है वो ये ग्राफ बनेगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक जैसे अणुओं का अंश Ne/NT यहाँ लिखा होता है हमारी बुक्स के अंदर, और ऊर्जा के बीच ग्राफ बनाया जाता है। हमने ऊर्जा को ये मान लिया सक्रियण ऊर्जा है, EA लिख दिया कि ऊर्जा की ये वैल्यू जो है सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिन अणुओं के पास या तो इसके बराबर ऊर्जा हो या इससे ज़्यादा ऊर्जा हो, वही उत्पाद बना सकते हैं।
अगर ऊर्जा इससे कम रह गई तो वो उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो संकीर्ण ऊर्जा हमने ये लाइन माननी है। तो इस ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश ही उत्पाद में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो संकीर्ण ऊर्जा का, आपको पास होने के लिए 33% चाहिए, पास होने के लिए 33% चाहिए, 33%, ये संकीर्ण ऊर्जा है। तो जिन अणुओं की ऊर्जा या तो इसके बराबर होगी यानी 33% हो, या 33% से ज़्यादा हो, 35%, 37%, 60%, 70%, 80%, 90% तक वो अंक ले आए, वो सारे पास ही माने जाएंगे। लेकिन जिसके अंक इससे कम आ गए, जिसकी संकीर्ण ऊर्जा इससे कम रह गई, वो उत्पाद नहीं बनाएगा, मतलब वो अगली कक्षा में नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा जहां वो है। तो उत्पाद बनाने के लिए जरूरी है कि ऊर्जा या तो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ग्राफ बनाया गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, तो ये ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त हुआ T डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह T डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ है। जब ताप T डिग्री सेंटीग्रेड है तो अणुओं का जितना अंश संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा रख रहा है वही उत्पाद बनाएगा। तो इतना अंश ही उत्पाद बनाएगा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश, उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब वो क्या कहता है, ताप कितना बढ़ाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप हमने बढ़ाया 10 डिग्री, पहले T डिग्री था, अब कर देंगे T+10 डिग्री। तो जब T+10 डिग्री किया तो ये वक्र का जो शीर्ष है, ये शीर्ष दाईं ओर खिसक जाता है। तो ये शीर्ष दाईं ओर खिसक गया। अब ये शीर्ष यहाँ आ गया, जिससे संकीर्ण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या या अणुओं का अंश पहले से दुगना हो जाता है। तो पहले तो क्या था, सिर्फ इतना अंश ही उत्पाद बना रहा था। अब क्या होगा, ये वाला और उसमें ऐड हो गया, ये और ऐड हो गया, तो पहले की तुलना में दुगना अंश हो गया। ये आ गया T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये वाला अंश उत्पाद बना रहा था और T+10 पर ये उत्पाद बना रहा है, इतना अंश उत्पाद बना रहा है। तो यानी उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश पहले से दुगना हो जाता है। क्यों दुगना हो जाता है, तो जिससे क्या हो, क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या दुगनी हो गई, अतः T+10 पर उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश भी दुगना हो गया, है ना। और अणुओं का अंश दुगना हो गया तो मतलब वेग दुगना हो गया, और वेग दुगना होने का मतलब है कि वेग नियतांक दुगना हो गया है। तो ये वितरण वक्र से स्पष्ट है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर संकीर्ण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश दुगना हो जाता है, इसलिए वेग स्थिरांक में भी लगभग दुगनी वृद्धि होती है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, ब भाग, ताप 350 केल्विन से 450 केल्विन परिवर्तित करने पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है। तो पहला ताप कितना दिया है, 350 केल्विन, दूसरा ताप कितना दिया है, 450 केल्विन, और जो वेग स्थिरांक है वो 4 गुना हो गया। कितने गुना, 4 गुना। तो माना पहले वेग स्थिरांक K1 था, माना प्रथम वेग स्थिरांक K1 यानी 350 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक था वो K1 था। 450 करते ही जो वेग स्थिरांक आया K2, द्वितीय वेग स्थिरांक जो K2 आया वो 4 गुना हो गया, 4 गुना। तो पहले कितना था K1, तो अब 4 गुना हो गया यानी 4K1 हो गया। तो जो K2 है वो 4K1 हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि वेग स्थिरांक 4 गुना हो गया, तो K2 जो है वो 4K1 हो गया। संकीर्ण ऊर्जा की गणना यह मानकर कीजिए कि यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी आपने ज्ञात करनी है, संकीर्ण ऊर्जा आपने ज्ञात करनी है, R और log 4 आपको दिया है। अब देखो T1, T2, K1, K2 और संकीर्ण ऊर्जा में जो संबंध आता है वो आरण्य समीकरण, भिन्न भिन्न ताप पर आरण्य समीकरण log K2/K1 बराबर
ई ए बट्टे 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये आपका सूत्र बन गया। तो K2 का मान कितना है? K2 का मान 4K1 है, तो K2 की जगह आप क्या करें 4K1 पुट कर दें, बट्टे में K1 बराबर EA आपने ज्ञात करना है 2.303 इंटू आर का मान 8.314। अब T2 माइनस T1 देखें, T2 कितना है 450, T1 कितना है 350, तो T2 कितना है 450 माइनस 350 यानी 100 बच गया, तो इंटू 100 बटे T1 T2, T1 कितना है 350, T2 कितना है 450, तो T1 इंटू T2 का मतलब 350 इंटू 450, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, K1 से K1 कट गया, तो ये बन गया log 4, और log 4 का मान आपको दिया हुआ है 0.6020 या 6021, और ये जो बट्टे में जितनी भी अमाउंट है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो संकीर्ण ऊर्जा का मान आ जाएगा ई ए बराबर 0.6021, क्योंकि log 4 का मान 6021 आ गया, इंटू 2.303, ये बट्टे वाली गुना में आ रही है इसके, इंटू 8.314 इंटू ये बचा 35 इंटू ये बचा 45, तो इसको आप लोग हल कर लेंगे तो ये आपकी संकीर्ण ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे भिन्न भिन्न ताप पर आरेनियस समीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है, इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा में वक्र बनाकर समझाइए। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो बढ़ जाता है, हमें ग्राफ बनाना है एक अभिक्रिया निर्देशांक और ऊर्जा में, तो ऊर्जा में और अभिक्रिया निर्देशांक में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये अभिक्रिया निर्देशांक x अक्ष पर लिया जाता है और यहाँ ऊर्जा y अक्ष पर ली जाती है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए, पहले उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दिखाएंगे, तो ये हमने दिखा दी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति जिसमें उत्प्रेरक नहीं है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, तो आपके पास जो अभिकारक की बेस लाइन है, ये अभिकारक की बेस लाइन है, यहाँ अभिकारक पढ़े हैं, यहाँ लिखना है अभिकारक, यहाँ लिखना है उत्पाद, तो ये अभिकारक की बेस लाइन है, और यहाँ जो अवस्था बनती है ये होती है संक्रमण अवस्था, यहाँ संक्रमण अवस्था बनती है, और ये संक्रमण अवस्था वाला पीक आ गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो संकीर्ण ऊर्जा ई ए, तो ये हमने ई ए लिखा है। ई ए क्या है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, साइड में लिखें ग्राफ में, ई ए बराबर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। अब अपने क्या करेंगे, अब उत्प्रेरक की प्रेजेंस लेनी है, उत्प्रेरक लेना है। अब मैं उत्प्रेरक की प्रेजेंस ले रहा हूँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति ले रहा हूँ, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ, ये ग्राफ यूं आ गया, यूं। तो अब अगर हम अभिकारक का बेस लाइन देखते हैं तो ये अभिकारक की बेस लाइन होगी, और अगर हम संक्रमण अवस्था की पीक लाइन देखते हैं तो वो ये है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो संकीर्ण ऊर्जा है, तो ये मैंने लिख दिया ई ए डैश, और ये हो गई उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो ई ए डैश हमने लिया है क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। तो क्या समझे आप? अब बताओ कौन सी संकीर्ण ऊर्जा ज़्यादा है, सोचो आप, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति वाली या उत्प्रेरक की उपस्थिति वाली। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये उत्तर आता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो संकीर्ण ऊर्जा थी वो ई ए थी, इस संक्रमण अवस्था वाली लाइन,
और अभिकारक की बेस लाइन का जो डिफरेंस है ये EA है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो संकीर्ण ऊर्जा रहेगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो ये अभिकारक की बेस लाइन, ये पीक लाइन ग्राफ की। अब ये संकीर्ण ऊर्जा रहेगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक ने क्या किया, संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा दिया जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएं ताकि सभी विद्यार्थी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और यदि आपको समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 0.4 m है। कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए प्रारंभिक सांद्रता R0 से लिखी जाती है, 0.4 m है। तथा वेग स्थिरांक यानी K आपको दिया हुआ है 2.5 × 10 की पावर -4 और मात्रक दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी टी हाफ आपने ज्ञात करना है। R0 आपको दिया हुआ है, K आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया की कोटि पता लगानी है, तो आप लोग वेग नियतांक का मात्रक देख के कोटि बता सकते हैं। वेग नियतांक का मात्रक देखें आप कोटि बता सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो कोटि मतलब शून्य है, शून्य कोटि है, शून्य कोटि के लिए K का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, शून्य कोटि है। शून्य कोटि की समीकरण है और शून्य कोटि के लिए जो अर्धायुकाल का सूत्र है वो है R0/2K, R0/2K। R0 आपको दिया हुआ है 0.4 × 2/2 × K। K का मान है आपके पास 2.5 × 10 की -4। 10 की -4 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर +4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा T 0.4 × 10 की पावर 4 बटे 2 को 2.5 से गुना करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5। और अब आप लोग जो है ये पॉइंट हटाएं, तो ये पॉइंट हटाएं, बटे में 10 आ जाएगा, बटे में 10 आ गया तो ये बन गया 40,000 बटे 50, 40,000 बटे 50। 0 से 0 कट गई, 5 को 40 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 के आगे 2 0 बच गई यानी 800। और यहाँ आप मात्रक देखें आपको सेकंड इनवर्स दिया है तो समय जो आएगा अर्धायुकाल जो आएगा वो आएगा 800 सेकंड। तो ये फार्मूला शून्य कोटि के लिए आप लगाएं R0/2K। R0 प्रारंभिक सांद्रता है जो आपको गिवन है, K वेग नियतांक है जो आपको गिवन है, उसके बाद गुना भाग आपने करने हैं। तो ये आपके 2012 के प्रश्न हो गए, 2012 में आए हुए प्रश्न। अब चलते हैं हम 2013 में आए हुए प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न आपका है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब कोटि प्रथम कह रहे हैं तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता का मान 2 तथा कोटि का मान 1 है। यूँ भी कह सकते हैं अणुसंख्यता और कोटि भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हमारी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें अणुसंख्यता 2 और कोटि 1 है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो ये आपने एग्जाम्पल लेना है। एथिल एसीटेट हो गया CH3COO C2H5, और जब इसका जल अपघटन यानी HOH से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये C2H5OH यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। और ये जरूर ध्यान रखें यहाँ अम्ल की उपस्थिति जरूर लें, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में ही इसकी अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। अब अणुसंख्यता 2 तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो एक एथिल एसीटेट हो गया, एक जल हो गया, तो अणु 2 भाग ले रहे हैं, अणुसंख्यता 2 होगी। लेकिन जल का यहाँ आधिक्य होता है, जल का क्या होता है, आधिक्य, और जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि 0 होती है। तो यहाँ जल की कोटि 0 है, अतः कोटि जो है वो सिर्फ 1 ही रहेगी, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट वाला कोटि सिर्फ एथिल एसीटेट पर रहेगी। इसका वेग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जल की कोटि 0 है, कोटि जो है पावर में लिखी जाती है, तो इसका जो वेग है वो केवल और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर
करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अनुसंख्यता 2 और कोटि 1 है उसे हम लोग छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण एथिल एसीटेट का जल अवटन। अगला शून्य कोटि व प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो शून्य कोटि के लिए मैंने अभी बताया था आपको मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तो शून्य कोटि है। और प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो ओनली सेकंड इनवर्स होता है। तो शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं? अर्धायु, अर्धायु यानी हाफ लाइफ टाइम। ऐसा समय जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। आधे अभिकारक बदल जाते हैं किसमें? उत्पाद में। आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसा समय जिस पर अभिकारकों की शेष सांद्रता, अभिकारकों की जो शेष सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्योंकि आधे उत्पाद में बदल गए तो जो अब बची हुई सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जाएगी? आधी, क्योंकि आधे जो है वो उत्पाद में बदल चुके हैं ना, तो आधे उत्पाद में बदल गए तो आधे बच गए। तो यही हमने लिखा है जिस पर अभिकारकों की शेष सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उस समय को अर्धायु काल कहते हैं। अब कहते हैं प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो पहले तो वेग समीकरण लिख दें, k बराबर 2.303 बाई टी log r नोट बाय r, ये प्रथम कोटि हो गई। ठीक है, अब क्योंकि आपको अर्धायु ज्ञात करने तो आप t को ज्ञात करना है, t आप इधर ले आए, k आप इधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा? t बराबर 2.303 बट्टे के log r नोट बाय r। अब आप इसको अर्धायु काल लिख दे। समय जब अर्धायु काल के बराबर हो जाएगा यानी टाइम जब t हाफ हो जाएगा तो जो अभिकारकों की सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। प्रारंभिक सांद्रता आर नोट मानी है, वो तो आर नोट ही है, लेकिन जो बचे हुए अभिकारक हैं, जो आर हैं, बचे हुए अभिकारक शेष सांद्रता वो प्रारंभिक की आधी होगी। तो प्रारंभिक अपने आर नोट माना है, तो जो बचे हुए अभिकारक हैं आर वो हो जाएगा आर नोट बाय 2, आर नोट बाय 2। बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता आर नोट है तो बची हुई सांद्रता आर नोट बाय 2 होगी। बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और आर नोट से आर नोट कट जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाकर log 2 बन जाएगा। log 2 log यहाँ है ही, ये ऊपर 2 आ गया log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये बन गया 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। तो ये आपके अर्धायु काल का सूत्र आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये 2013 के प्रश्न हो गए। तो स्टूडेंट्स चैप्टर थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसीलिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है ना। बाकी एक एक भाग में जो हो रहा है हम उसको एक एक भाग में ही पढ़ेंगे, या हमने इसको 2 भागों में बांटा है। अब चलते हैं हम आगे 2014 पर। 2014 में जो प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। रेडियो एक्टिव क्षय, नाभिकीय क्षय, कृत्रिम नाभिकीय क्षय। तो नाभिकीय क्षय जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि। फिर कहता है उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम पर वियोजन। तो अमोनिया का तप्त प्लेटिनम पर वियोजन शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि। एथीन का हाइड्रोजन प्रथम कोटि अभिक्रिया है और N2O5 का अपघटन भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो ये आपके पास विभिन्न अभिक्रियाएं आ गई जिनकी कोटि हमने लिख दी है। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया की अर्धायु क्या है? तो अभी पढ़ा था अपने, अर्धायु वह समय है जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग समीकरण से पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अभी अपने प्रूव किया है, वही वापिस प्रूव करना है। क्या फार्मूला आया? टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। प्रूव करके लाना है, ये सीधा नहीं, प्रूव करके। तो ये सूत्र बन जाएगा। अब सूत्र से स्पष्ट है कि जो अर्धायु है टी हाफ है वो कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता मतलब आर नोट पर निर्भर
नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये प्रूव कर देंगे हम ऊपर वाले तरीके से और नीचे बस ये लाइन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स तो कोटि शून्य है, प्रथम है। सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए कोटि जो है वो प्रथम है। अगर शून्य कोटि होती तो क्या आता, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभी आपके पास सेकंड इनवर्स आई है तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। अब चलते हैं स्टूडेंट हम 2015 के क्वेश्चन की ओर, 2015 के प्रश्न की ओर, जिसमें आपके पास पहला प्रश्न 2a + b बराबर उत्पाद हेतु अवकलन वेग समीकरण लिखिए। तो अवकलन वेग समीकरण क्या कहती है, वेग बराबर जो अभिकारक होते हैं अभिकारकों के लिए माइनस का निशान लगाया जाता है, माइनस गुना वाली जो राशि होती है वो बट्टे में आ जाती है, तो इसके 2 गुना में वो बट्टे में आ गया 1/2 ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर। अब बी क्या, बी अभिकारक है, अभिकारक के लिए माइनस का निशान लगाएंगे। बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो ये अवकलन वेग समीकरण बन गई। वेग बराबर गुणा वाली राशि बटे में अभिकारक है तो माइनस 1/2 डी ए बटे डी टी और बी के लिए माइनस डी बी बटे डी टी। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु आपको दी हुई है 10 सेकंड, अर्धायु 10 सेकंड। तो वेग स्थिरांक यानी के की गणना करो। तो अभी अर्धायु काल का सूत्र लिखा था हमने, टी आप बराबर 0.693 बटे के। प्रथम कोटि दी है तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल टी आप बराबर 0.693 बटे के। तो के बराबर क्या बनेगा, 0.693 बटे टी हाफ। के इधर आ गया, टी हाफ इधर आ गया। अब टी हाफ की वैल्यू आपको दी है कितनी, 10, तो 0.693/10 तो 0.0693 और मात्रक दी है किसमें, सेकंड में, तो ये बन जाएगा सेकंड इनवर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन 2016 से 2016, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक तो है अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम लिखना आगे। वेग नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक तो अभिकारक की सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा। दूसरा ताप में भी हमने पढ़ा था 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो वेग दुगना हो जाता है, मतलब ताप का प्रभाव भी पड़ेगा। तीसरा जो प्रभाव आता है वो आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और चौथा जो आता है वो आता है पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जो वेग होगा वो ज़्यादा होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना अणु उतने ज़्यादा जुड़ेंगे। कैसे देखो, चीनी का बुरादा है, मान लो चीनी का बुरादा और क्रिस्टलीय चीनी है क्रिस्टलीय। एक तो चीनी का बुरादा है और एक चीनी क्रिस्टलीय है। तो चीनी के बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और क्रिस्टल का पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा कम होता है। तो अब आप बताओ कौन पानी में जल्दी घुल जाता है, बुरादा जल्दी घुलता है या क्रिस्टलीय चीनी। तो कॉमन सी बात है बुरादा जल्दी घुलता है क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए वेग ज़्यादा होगा। अब कहता है वेग नियम को परिभाषित कीजिए। वेग नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी N1A + N2B = उत्पाद, तो इसमें जो अभिकारक है वो A और B है। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और सांद्रता की घात मैंने यहाँ A लगा दी, यहाँ लगा दी B, एक जगह A लगा दी एक जगह B लगा दी। A और B कोटि है। अब शर्त क्या होती है, देखो ये रस समीकरण मिलती है, यानी आप ये मान लें कि ये अणुसंख्यता है, अणुसंख्यता। और किसी भी अभिक्रिया में कोटि और अणुसंख्यता का मान बराबर भी हो सकता है
और कोटि और अणुसंख्यता का मान बराबर नहीं भी होता। जैसे छद्म कोटि में बराबर नहीं होता, अणुसंख्यता 2 थी, कोटि 1 आ रही थी, है ना। और बी जो है वो N2 के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो अब वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें सांद्रता की जो घात होती है वो रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है, बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। यानी हम दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि कोटि और अणुसंख्यता बराबर हो भी सकती है और कोटि और अणुसंख्यता बराबर नहीं भी हो सकती। तो ये आपका वेग नियम बन गया, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का सूत्र निकालना है, के का। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है? शून्य कोटि, कोटि कहाँ लिखी जाती है? पावर में। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमने ए लिखा, ये जो ए हमने लिखा है पावर में, ये कोटि है, कोटि है ये, और ये अणुसंख्यता है, ठीक है। अब अपने कह रहे हैं शून्य कोटि, शून्य कोटि के लिए अपने को वेग स्थिरांक का सूत्र निकालना है। कोटि कहाँ लिखी थी? पावर में। तो वेग नियम लिखे अगर हम, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसकी कोटि पावर में लिखते हैं। तो अब कोटि कितनी है? शून्य है, तो पावर में लिख दिया शून्य, पावर में शून्य। अब वेग क्या होगा? वेग होगा अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और अभिकारकों के लिए निशान लगता है माइनस का, तो माइनस डी आर बटे डी टी। समानुपाती का निशान हटाया के, आर की पावर 0 का मान 1, तो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के, डी टी चला गया इस साइड, तो क्या बन गया? माइनस डी आर बराबर के डी टी, माइनस डी आर बराबर के डी टी। समाकलन करने पर, अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन कर दो इसका, डी आर का समाकलन आर, माइनस का आ गया माइनस, के का के आ गया, डी टी का समाकलन टी, प्लस क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लगाई गई है इसलिए ये अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन के लिए एक समाकलन नियतांक भी लगाना पड़ता है, वो मैंने लगा दिया आई, आई बराबर समाकलन नियतांक। अब क्या समीकरण बन गई? माइनस आर बराबर के टी प्लस आई, के टी प्लस आई, ये समीकरण बन गई। अब अपने को आई का मान निकालना है, आई का मान, ये समीकरण 1 दे दी मैंने। अब आई का मान कैसे निकालेंगे? टी का मान 0 रख दो, टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर, यानी शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, टी बराबर 0 है, टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है। टी बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता होती है, आर यानी रिएक्टेंट, बड़ा ब्रैकेट यानी कंसंट्रेशन, तो टी बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो आर नोट से लिखी जाती है, आर नोट से, यानी 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता, 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता को आर नोट से लिखा जाएगा। तो टी को 0 लिखो इस समीकरण में, समीकरण 1 में आप टी का मान 0 लगाओ, क्योंकि हमने लिखा टी बराबर 0 पर, टी को 0 करो तो पूरा के टी 0 हो जाएगा, के टी 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग समीकरण 1 में मान रखने हैं, देखो माइनस आर की जगह आर नोट लिख दो, टी की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो के इंटू 0 प्लस आई का आई आ गया, के इंटू 0 0 हो गया, तो क्या बन गया? माइनस आर नोट बराबर आई। तो आई का मान आ गया माइनस आर नोट। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या बन जाएगा? क्या मान आया आई का? माइनस आर 0। तो आई का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या बन गया? माइनस आर बराबर के टी, और आई का मान रख दिया माइनस आर नोट। अब माइनस आर नोट का पक्षांतरण करके इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? आर नोट माइनस आर बराबर के टी, तो के बराबर, के का मान आपको निकालना है, तो आर नोट माइनस आर बट्टे टी, आर नोट माइनस आर बट्टे टी। तो ये आपके पास के का मान आ गया आर नोट माइनस आर बट्टे टी। तो ये आपके पास के सोल्व हो गया। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन, सक्रियण ऊर्जा पर ताप के प्रभाव का आरेख, जो हमने पहले बनाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, जिसमें हमने कहा था कि टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो ये ग्राफ रहेगा, इतना अंश ही उत्पाद बना पाएगा, और टी प्लस 10 पर ये दाईं ओर खिसक जाता है,
और उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश पहले से लगभग दुगना हो जाता है। जो शिखर होता है, पीक होता है, वो दाईं ओर खिसक जाता है। उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश पहले से दुगना हो जाता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था पहले प्रश्न में। तो वो संकीर्ण ऊर्जा प्रताप के प्रभाव को दर्शाने वाला वक्र है। तो ये स्टूडेंट हमने 2016 तक के प्रश्न कर दिए हैं। अब यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 से लेकर 17 से लेकर 2020 तक के प्रश्न।